कुछ लोग इसमें आज ही जुड़े हैं या कुछ लोग इसमें कल शाम को जुड़े थे, तो उनको मेरे द्वारा भेजा गया नोट्स नहीं मिल पाया होगा और कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आया था कि लिखा क्या है। तो इस तरह से मैं आपको अपना नोट्स देती जाऊंगी, फिर उसको डिस्क्राइब भी करती जाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक, सबसे पहले कल मैंने बताया था कि जीवन की डेफिनेशन क्या होती है। आप एक जीव को या जीवन को किस तरह से परिभाषित करोगे। आपके सामने कोई भी एक गुड़िया है और एक छोटा सा बच्चा है, तो आप दोनों में किस तरह से ये अंतर कर सकते हो कि इसमें कौन सा सजीव है और कौन सा निर्जीव है। तो एक सजीव में क्या क्या होता है, ठीक है, अर्थात हम जीवन की डेफिनेशन को कैसे देते हैं। तो जीव में क्या होती है, अगर कोई भी सजीव है तो उसमें वृद्धि होगी, जनन होगा, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना, मतलब पर्यावरण के प्रति उसमें एक संवेदना होगी। फिर उपापचय होगा, अर्थात उसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होंगी। स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, अर्थात उसके जो डीएनए होंगे वो डीएनए क्या कर सकेंगे, रेप्लिकेट कर सकेंगे, जैसे कि कोशिका विभाजन होगा। फिर स्वयं को संगठित करना, मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे सेल्स जब आपस में बन जाते हैं तो बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं, मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं, तो इसको बोलते हैं कि स्वयं को संगठित करना। प्रतिक्रिया करना, ठीक है, प्रतिक्रिया करना मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होना आदि सभी अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। ठीक, उसके बाद जीव द्रव्य क्या होता है, आपको पता होगा जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये कोशिका में पाया जाता है। जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। सजीवों का वास्तविक जीवित पदार्थ है, मतलब कोशिका के अंदर अगर जीव द्रव्य पाया जा रहा है तो क्या बोलेंगे कि अर्थात ये क्या है, ये जो कोशिका है वो किसी सजीव की है। निर्जीव, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसका जो ये जीव द्रव्य रहता है वो प्रोटोप्लाज्म में रहता है, वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद है हक्सले। हक्सले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव्य को क्या कहा था, उन्होंने जीव द्रव्य को कहा था यह जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, क्योंकि जीवन की जो आइडेंटिटी होती है ना वो इसी से होती है। ठीक, उसके बाद है सजीवों के लक्षण। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि सजीवों के प्रमुख प्रमुख क्या लक्षण होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि वृद्धि और रिप्रोडक्शन को हम सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं मान सकते, क्योंकि वृद्धि में क्या होता है, यहाँ पे मैं पढ़ भी दे रही हूँ, किसी को अगर मेरी राइटिंग को समझने में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको ये डिफ़िकल्टी अब नहीं रहेगी। जीवों के भार, आकार एवं संख्या में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न द्वारा वृद्धि करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीज़न द्वारा वृद्धि करते हैं। यदि भार वृद्धि का अभिलक्षण है तो निर्जीव के भार में भी वृद्धि होती है। यह एक प्रकार की बाह्य वृद्धि है। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि वृद्धि का मतलब क्या होता है, जीवों के आकार में बढ़ना। ठीक है, यानी कि कोई भी जीव है अगर उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, अगर वो लंबाई में बढ़ रहा है तो भी हम उसको वृद्धि बोलेंगे। लेकिन अगर कोई जीव है अगर उसके भार में वृद्धि हो रही है तो भी हम उसको वृद्धि ही बोलेंगे। लेकिन वृद्धि सजीवों का एक प्रमुख लक्षण नहीं है, क्योंकि यह जो वृद्धि है यह तो आपके निर्जीवों में भी होती है। कल मैंने आपको रेत के टीलों का एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक रेत का पहाड़ है, तो इस रेत के पहाड़ के ऊपर और बालू का आके इकट्ठा होना, जिससे कि क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद है जनन। अगर जनन को हम सजीवों का मुख्य लक्षण बोलेंगे कि मतलब जनन जो होता है वो सजीवों में होता ही होता है, तो फिर बहुत सारे ऐसे खच्चर होते हैं, बंध कामगार मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है, स्टेराइल वर्किंग बी जिसको हम बोलते हैं, जो कि पौधे से जो कि पौधे के फूलों से क्या करती हैं, उसके रस को चूसने का काम करती हैं, उसी को हम बोलते हैं वर्किंग बीज। ठीक है, फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी ह्यूमन कपल होते हैं ना, जिसको शादीशुदा जोड़े जो होते हैं जिनको कि बच्चे नहीं होते हैं, तो क्या वो सब को हम सजीव नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अर्थात क्या पता चलता है कि वृद्धि और रिप्रोडक्शन सजीवों का मुख्य लक्षण नहीं है। मेटाबॉलिज्म में देखिए क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को हम हिंदी में बोलते हैं उपापचय। जीवों के शरीर में ऊर्जा को ग्रहण कर उसका उपयोग करने की क्षमता उपापचय कहलाती है। उपापचय में दो क्रियाएं, अपचय तथा
उपचय तथा अपचय। ठीक है, उपचय मतलब होता है किसी भी निर्माणकारी क्रिया को हम उपचय का नाम देते हैं, और अपचय मतलब होता है कि चीज़ों का नष्ट होना। तो इन दोनों क्रियाओं से सम्मिलित रूप से क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये केवल सजीवों में ही होता है। तो उपापचय को क्या हम कर सकते हैं, सजीवों का मुख्य लक्षण मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कि मेटाबॉलिज्म जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है। फिर है संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता, मतलब पर्यावरण के प्रति जो एक सेंसिटिविटी है या अडेप्टेबिलिटी है, उसको ग्रहण करना। सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अभी गर्मी है तो गर्मी में आप लोग स्वेटर पहन के तो आप लोग नहीं बैठे होंगे, तो अर्थात क्या है, पर्यावरण के प्रति आप संवेदनशील हो, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो सजीव भी क्या करते हैं, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सकते हैं। फिर सजीवों का एक और मुख्य लक्षण है कोशिकीय संगठन। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका अनेक जटिल रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। आप पढ़ोगे कोशिका चैप्टर में आगे आएगा कि कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य होता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है, उसके बाद विटामिन्स, ठीक है, और उसमें बहुत तरह के एंजाइम भी मौजूद रहते हैं। तो कोशिका इन सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो कोशिकाएं एक तो खुद इन सारी चीज़ों से मिलकर बनी है, फिर कोशिकाएं जब बहुत सारी संख्या में आ जाती है तो वो ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र और शरीर। इस तरह का जो एक संगठन है ना, वो केवल आपको सजीवों में ही दिखने को मिलेगा, निर्जीवों में इस तरह का कोई संगठन आपको दिखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट था आकृति एवं आकार, मतलब सजीवों का एक निश्चित आकार एवं आकृति होती है। आप किसी भी डॉग को देख लो, वो एक हमेशा डॉग के शेप में रहता है। आप डिफरेंट टाइप के बर्ड्स को देखो, उन सबकी एक निश्चित आकार और आकृति होती है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे लिखा है प्रमुख लक्षण, यहाँ पे होगा मार्फोलॉजी है। मार्फोलॉजी मतलब क्या होता है, आकृति और आकार को ही हम बोलते हैं, अर्थात मार्फोलॉजी का शुद्ध हिंदी वर्ड होता है अकारकी। ठीक है, अकारकी को ही हम मार्फोलॉजी का नाम देते हैं। तो प्रत्येक जीव का प्राय निश्चित आकार एवं आकृति, प्रत्येक जीव का प्राय निश्चित आकार एवं आकृति होती है। ह्यूमंस की भी एक निश्चित आकार और आकृति होती है। ठीक, इसके अलावा भी सजीवों के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, मतलब सजीव क्या करते हैं, पोषण, आप भोजन करते हो ना। फिर डिस्पिरेशन है, मतलब हम श्वसन की क्रिया करते हैं। फिर एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन की क्रिया होती है। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, गति करना। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है युगलीना। इसमें क्या लिखा है, जंतु तथा पादप दोनों के लक्षण। ये युगलीना क्या है, इसमें जंतु तथा पादप दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपका है जीव जगत। तो स्पीशीज़ की संख्या मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा संख्या में जीव पाए जाते हैं। स्पीशीज़ की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। ठीक है, 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है, अर्थात पूरे विश्व में 17 से लेकर 18 लाख तक डिफरेंट टाइप के जीव पाए जाते हैं। तो ये कल के नोट्स का एक्सप्लेनेशन हुआ। आज जो मैंने आपको नोट्स दिया है उसको मैं कल एक्सप्लेन करूँगी। पहले उसको आप लिख लेना, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उसको आप कमेंट करके पूछना ग्रुप में, फिर मैं उसको कल डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू।